ये ना थोड़ा सा स्टार्टिंग का पोर्शन है, किया तो हुआ है हमने, बट 2 डायग्राम है वो देखेंगे आज हम। तो पहली बात, एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, ये हमने देख लिया था। दूसरा, प्लांट के अंदर क्या होगा, सेल होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म का तुम्हें पता है, एक तो होते हैं डाइकोट और एक होते हैं मोनोकोट। डाइकोट में कितने कोटिलेडॉन, 2, और मोनोकोट में 1। कोटिलेडॉन का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि डाइकोट हो या मोनोकोट हो, वैसे तो क्या है कि इनके अंदर जो एनाटॉमी है दोनों की वो अलग अलग होगी, ठीक है। एनाटॉमी क्या होगी दोनों की अलग अलग। वैसे तो दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म है ना, है तो दोनों एंजियोस्पर्म, पर एनाटॉमी दोनों की क्या होगी, अलग अलग। अब तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो एनाटॉमी भी हमने देखी है ना, डाइकोट रूट की अलग थी, मोनोकोट रूट की अलग थी, डाइकोट स्टेम की अलग थी और मोनोकोट स्टेम की अलग थी। इसी तरीके से डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ का भी देखा था। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स, ये भी फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का वो अलग अलग एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेशन शो करता है। जैसे कैक्टस है, कैक्टस डेजर्ट के अंदर कैसे सरवाइव कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अडेप्टेशन हुआ है। कैक्टस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, स्पाइंस। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस। तो वो अडेप्टेशन है ताकि वो अलग अलग एनवायरमेंट में सरवाइव कर सके। उसके बाद टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये तुम्हें पता है। उसमें क्या होगा, जो ये सेल होंगे, इन सारे सेल्स का ओरिजिन तो क्या होगा, कॉमन, लेकिन फंक्शन जो है वो भी क्या होगा, सिमिलर या कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने देखा कि टिश्यू बना होता है सेल से, उन सेल का ओरिजिन भी सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा, पर उनका स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर टिश्यू के अंदर जो सेल है उनका स्ट्रक्चर सेम है तो सिंपल टिश्यू, और स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसके बाद टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, तुम्हें पता है एक होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट्स की क्या कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे। क्या कराएंगे, ग्रोथ। इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजंस, और उन्हें हम बोलेंगे मेरिस्टेम। हमने देखा था ना प्लांट का वो एरिया जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेशलाइज्ड रीजन है जो मेरिस्टेम है इसके अंदर होता है एक्टिव सेल डिवीजन, मतलब यहाँ सेल डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेम जो है ये कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मेरिस्टेम कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस। क्या है ग्रीक वर्ड, मेरिस्टोस। और ग्रीक में मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये तुम्हें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का साइज स्मॉल होगा, शेप कैसी होती है, राउंड, वॉल कैसी होगी इनकी, थिन होगी। ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगे उनमें वैक्यूल एब्सेंट होगा। दूसरा, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इनमें वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब बहुत अच्छे से दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या थी कि इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होगा। कौन से सेल में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। लास्ट क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनेंगे बिटवीन सेल्स। जैसे एक ये मेरिस्टेमेटिक सेल और एक ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो दोनों के बीच में क्या है, मान लो एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, ताकि इसका मटेरियल इसमें जा सके और इसका मटेरियल इसमें जा सके। तो वो जो बीच की पाइप है ना उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। उसके बाद मेरिस्टेम क्या है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। क्या है मेरिस्टेम, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अब लोकेशन के बेसिस पे तुम्हें पता है मेरिस्टेम 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। ये दोनों कौन सी ग्रोथ कराएंगे, प्राइमरी, मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ। और ये कौन सी ग्रोथ कराएगा, सेकेंडरी या विड्थ, या एक और वर्ड था गर्थ। क्या था, गर्थ वाइज ग्रोथ, है ना। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी टिश्यूज, मतलब जो लेंथ वाइज ग्रोथ कराते हैं। एपिकल मेरिस्टेम तुम्हें पता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा,
शूट की टिप पे। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की टिप पे प्रेजेंट होगा। अब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है जो अलग है अब तक की, कि शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जो तुम्हारी स्टेम एक्सिस है, जैसे ये स्टेम है, इसका डिस्टेंट मोस्ट मतलब सबसे दूर वाला पार्ट। सबसे दूर वाला पार्ट कौन सा इसका? ये। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट होगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन क्या है? द डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम एक्सिस। क्या है? द डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम एक्सिस, वहां पे प्रेजेंट होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन देखो। पहला तो प्लांट की ग्रोथ कराना। फर्स्ट क्या है? प्लांट की ग्रोथ कराना। क्या हुआ सर? ऐसा ही करते हैं जब बच्चे कम आए होते हैं। ओके। कल जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी ना तुम्हें, कि जो तुम्हारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, अब आज हम ना, कल हमने ये देखा था कि 3 टाइप के मेरिस्टेम होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम पूछे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये दोनों कौन से मेरिस्टेम है? प्राइमरी। ये दोनों कौन से हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अब सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कौन से टिश्यू बनाता है? प्राइमरी टिश्यू। आज टेस्ट में था ना ये क्वेश्चन कि प्राइमरी टिश्यू कौन बनाता है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन बनाता है? एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम 2 टाइप का, शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा शूट टिप पे और रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा रूट टिप पे। और ये जो रूट टिप होती है कवर्ड होती है किसकी हेल्प से? रूट कैप की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ होगा? डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ठीक है, कल देखा था। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन देखो तुम क्या होता है। पहला फंक्शन है प्लांट ग्रोथ। क्या है पहला फंक्शन? प्लांट ग्रोथ। दूसरा है यहाँ से लीफ की फॉर्मेशन होती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से किसकी फॉर्मेशन होगी? लीफ की। ठीक है, और लीफ कैसे प्रेजेंट होती है प्लांट में? लेटरली प्रेजेंट होती है। जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से निकलेगी ना लीफ, साइड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए क्या लिखा? लेटरली। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के 2 फंक्शन, पहला फॉर्मेशन ऑफ लीफ और दूसरा प्लांट की ग्रोथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था कि लीफ कहाँ से बनती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। उसके बाद अगर हम बात करें रूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम किसकी ग्रोथ कराएगा? रूट की ग्रोथ कराएगा। किसकी ग्रोथ कराएगा? रूट की। उसके बाद है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। जब लीफ की फॉर्मेशन होती है ना और स्टेम का इलोंगेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ जो सेल होंगे ना शूट एपिकल मेरिस्टेम के, वो पीछे ही रह जाते हैं, और वो जो सेल होंगे वो बनाएंगे एक्सिलरी बड। वही सेल्स क्या बनाएंगे? एक्सिलरी बड। क्या देखा हमने कि जब स्टेम की ग्रोथ होती है और जब लीफ की फॉर्मेशन होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही होती है ना लीफ की फॉर्मेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा? कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम के, किसके? शूट एपिकल मेरिस्टेम के। आज टेस्ट में था ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था ना छोड़ दो। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे रह जाएंगे, और वही सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक्सिलरी बड। ठीक है, जैसे ये हमारा स्टेम है तो स्टेम से यहाँ साइड में क्या निकलेगी? लीफ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ है ना शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसी के कुछ सेल यहाँ पीछे रह जाते हैं और वही सेल क्या बना देंगे? एक्सिलरी बड। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सिल। और यहाँ जो बड प्रेजेंट है वो एक्सिलरी बड। अब ये जो एक्सिलरी बड है ना, ये क्या बनाता है? ये या तो एक ब्रांच बनाएगा या एक फ्लावर बनाएगा। ठीक है, एक्सिलरी बडी क्या बनाता है? या तो एक ब्रांच या एक फ्लावर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी तक हमने कौन सा किया? एपिकल मेरिस्टेम। अब आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है मैच्योर टिश्यूज के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होगा? जैसे ये एक मैच्योर टिश्यू है, ये एक मैच्योर टिश्यू, तो इनके बीच में क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाम से ही पता चल रहा है ना। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा ग्रासेस में, और ग्रासेस है एक मोनोकोट। ठीक है, उसके बाद जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये हेल्प करता है ग्रासेस के रीजनरेशन में। फर्स्ट क्लास में भी बताया था
कि जो भी गाय भैंस वगैरह होती हैं, जो वो चारा खाती है ना, घास खाती हैं, वो घास फिर से उग जाता है। क्यों उग जाता है? क्योंकि उनमें कौन सा मेरिस्टेम है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ से याद रखना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ग्रासेस में। और जो ग्रासेस का रीजनरेशन होता है ना, कि वापस से ग्रास उग जाता है, क्यों उग जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा, इसी के बारे में बताया कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन दोनों को क्या बोलते हैं? बोलो, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं ना। और प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में शुरुआत में बनता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। कौन सी बॉडी? प्राइमरी प्लांट बॉडी। उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? लेंथ वाइज ग्रोथ। देन लास्ट क्या है हमारा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। तीन नाम बताए एनसीईआरटी ने लेटरल मेरिस्टेम के। पहला लेटरल, दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम और तीसरा सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। कैसा मेरिस्टेम? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, बिकॉज इट अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, इसको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट की लाइफ में बाद में आता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? लेटरल मेरिस्टेम डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम में भी और डाइकोट रूट में भी। अब लीफ में लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, तो लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जो हमने देखा था ना, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट, बस उसी में थी सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों थी उसमें सेकेंडरी ग्रोथ? क्योंकि उसमें कौन सा मेरिस्टेम है? लेटरल मेरिस्टेम है। उसके बाद मेरिस्टेम जो है ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा ना, तो प्राइमरी टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी टिश्यू। और प्राइमरी टिश्यू में क्या क्या आता है? तुमने पढ़ा था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ये कौन से टिश्यू हैं? प्राइमरी टिश्यू। जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यहाँ इज फॉर्म्ड फ्रॉम की जगह डिफरेंशिएशन लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना, जिन्होंने नोट्स बना लिए, इज फॉर्म्ड फ्रॉम की जगह क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब डिफरेंशिएशन होगा तो बनेंगे परमानेंट सेल्स। कौन से सेल? परमानेंट सेल्स बनेंगे। और परमानेंट सेल्स को अब अगर आगे फिर से डिवाइड करना है तो उनको करना होगा डी डिफरेंशिएशन। क्या करना होगा? डी डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट सेल्स में जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम के मतलब परमानेंट सेल्स डी डिफरेंशिएशन होकर आगे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना था, है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना था और कोर कैम्बियम बना था। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या है? कोर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम। अब वस्कुलर कैम्बियम तुम्हें पता ही है, मैंने समझा रखा है कि ये जाइलम और फ्लोएम है, इनके बीच में इंट्रा और दो वस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तुम्हें पता है। अब नेक्स्ट जो है ये डायग्राम है, देखो ये रूट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? रूट का। अब रूट का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। अब ऊपर से देखना शुरू करो, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर से नेक्स्ट पार्ट होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद वाला जो पार्ट है ना, इसको प्रोटोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म को करेंगे आगे एक्सप्लेन। और देखो यहाँ ये जो सेल्स दिखाए हुए हैं, ये जो सेल है ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट में ही होगा ना, तो ये सेल कौन से सेल हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो ये रूट कैप है, तो ये कहीं से बननी भी तो शुरू हुई होगी ना, तो ये रूट कैप यहाँ से बननी शुरू हुई होगी, इसीलिए इस जगह को हमने बोला इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। क्या बोला? मतलब यहाँ से रूट कैप बननी शुरू हुई होगी। उसके बाद ये वाली जो जगह और ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप के ऊपर वाली जो जगह, इसको बोलते हैं इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। ये इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, क्योंकि यहाँ से क्या बनना शुरू हुआ? सेंट्रल सिलेंडर। और ये इनिशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स, क्योंकि यहाँ से क्या बनना शुरू हुआ? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, बीच वाला पार्ट सेंट्रल सिलेंडर, आगे वाला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और डायग्राम किसका है? ये रूट का। किसका डायग्राम है? रूट का। अब प्रोटोडर्म जो होता है ना, वो और कुछ नहीं होता, वो एक टाइप का मेरिस्टेम ही है। क्या? एक टाइप का मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम के अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं, तो प्रोटोडर्म एक मेरिस्टेम है। और प्रोटोडर्म
डिवाइड करके क्या बनाता है, एपिडर्मिस। डिवाइड करके प्रोटोडर्म क्या बनाता है, एपिडर्मिस। प्रोटोडर्म की लोकेशन ध्यान रखना किसके बाद है, तुम्हारी कॉर्टेक्स के बाद। और प्रोटोडर्म में डिवाइड करके क्या बनाता है, एपिडर्मिस। क्या बनाता है, एपिडर्मिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रोटोडर्म एक मेरिस्टेम ही है और वो बनाएगा एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, नेक्स्ट डायग्राम है स्टेम का। किसका है ये डायग्राम, स्टेम का। अब स्टेम में देखो जो ये वाले पार्ट दिख रहे हैं ना तुम्हें ऊपर, इन पार्ट्स को बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। क्या बोलते हैं, या तो लीफ प्राइमोर्डिया बोलेंगे, अगर दो है तो प्राइमोर्डिया और एक है तो प्राइमोर्डियम। एक है तो प्राइमोर्डियम। सिंगुलर के लिए ईएम यूज होता है और प्लूरल के लिए इया। तो ये है लीफ प्राइमोर्डिया। और एक की बात करूंगी तो लीफ प्राइमोर्डियम। ठीक है, तो ये लीफ प्राइमोर्डिया। और यहाँ ये जो सेल है ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल। किसके सेल हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल। उसके बाद ये जो दिखाया हुआ है ना यहाँ पे, ये है एक्सिलरी बड। क्या है ये, एक्सिलरी बड है। उसके बाद अगर हम बात करें लीफ प्राइमोर्डिया की, तो यहाँ से बनती है लीफ। लीफ प्राइमोर्डिया वो जगह है जहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, लीफ की। ठीक है, तो लीफ प्राइमोर्डिया क्या है, यहाँ से क्या बनेगी, लीफ बनेगी। उसके बाद एक और वर्ड है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम हम किसको बोलते हैं, जहां से सेंट्रल सिलेंडर बने। ठीक है, प्रोकैम्बियम से क्या बनता है, सेंट्रल सिलेंडर, जो ऊपर रूट में देखा था। और प्रोकैम्बियम जो है ये भी एक टाइप का मेरिस्टेम ही है। और यहाँ से फॉर्मेशन होगी वस्कुलर बंडल की। किसकी फॉर्मेशन होगी, वस्कुलर बंडल की। ऊपर जो था इंपॉर्टेंट वर्ड वो क्या था, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म भी एक मेरिस्टेम है, वहां से किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, एपिडर्मिस की। और प्रोकैम्बियम से किसकी फॉर्मेशन होती है, वस्कुलर बंडल्स की। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट दिखाया हुआ ना यहाँ पे स्टेम में, ये है डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसकी लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते बच्चे इसमें। ये क्या है, लीफ प्राइमोर्डिया, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एक्सिलरी बड, और ये डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू या बंडल। ठीक है, उसके बाद अब हमें बात करनी है प्राइमरी मेरिस्टेम की और सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब डिवीजन होगा और यहाँ से जो नए सेल्स बनेंगे, वो नए सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं। और स्पेशलाइज कैसे होंगे, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। और अब वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। अब उनकी डिवीजन की एबिलिटी लूज होगी तो उन्हें हम बोलेंगे परमानेंट सेल या मैच्योर सेल। ठीक है, और इन मैच्योर सेल से ही मिलके बनता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मैच्योर सेल से ही मिलके क्या बनेगा, परमानेंट टिश्यू। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था और सेकेंडरी मेरिस्टेम था। अब मेरिस्टेम का नॉर्मल काम क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करके इन्होंने बना दिए सेल्स। जैसे ये सेल बन गए यहाँ पे। अब ये सेल क्या करेंगे, ये सेल कोई एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर बन गया तो क्या आगे डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो वो जो सेल थे वो डिफरेंशिएट हो गए, और डिफरेंशिएट हो गया वो स्पेशलाइज हो गए। स्पेशलाइज कैसे हो गए, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। और अब ये जो सेल है ना, इनको हम बोलेंगे परमानेंट सेल या मैच्योर सेल। क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल या मैच्योर सेल। और यही परमानेंट सेल मिलके बनाते परमानेंट टिश्यू। अब जब प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक रीजन पे एपिकल मेरिस्टेम पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। क्या बोला गया है कि जब प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जब प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइम पे जो एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट है वहां से क्या क्या प्रोड्यूस होगा। पहली बात डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू मतलब जो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा था। ठीक है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को ही बोल रहे हैं। दूसरा ग्राउंड टिश्यू और तीसरा वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट अब परमानेंट टिश्यू हमें पता है, परमानेंट टिश्यू में सेल जो है डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। यहाँ पे सेल और आगे डिवाइड नहीं करेंगे। और परमानेंट टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारे सेल एक जैसे, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। पर परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये हमें पता है सिर्फ एक टाइप के सेल से बना होगा,
और कितने टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू? 3। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की बात करें अगर, तो जो प्लांट का मेजर पार्ट होता है वो कौन बनाता है? पेरेन्काइमा बनाता है ऑर्गन्स के अंदर। और इसको पेरेन्काइमा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो है स्पेस फिलिंग टिश्यू। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना वो बाहर जा सकता है। पेरेन्काइमा का एक और इंपॉर्टेंट नाम क्या है? स्पेस फिलिंग टिश्यू। बोलो पेरेन्काइमा का एक और नाम? स्पेस फिलिंग टिश्यू। अब पेरेन्काइमा जिन सेल से बना होता है वो हमें पता है कैसे होंगे? आइसोडायमेट्रिक। कैसे होंगे? आइसोडायमेट्रिक। मतलब सबका साइज क्या होगा? सेम होगा। अब ये शेप याद करो, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दी हुई है। पहली शेप हो सकती है इन सेल्स की स्फेरिकल। कैसी शेप हो सकती है? स्फेरिकल। दूसरा है ओवल, तीसरा है राउंड। तो ये तो एक जैसी है, स्फेरिकल, ओवल और राउंड। क्या क्या है? ओवल और राउंड। नेक्स्ट जो शेप है उसमें क्या होगा? पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। नेक्स्ट शेप क्या है? पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप है। पहली क्या होगी? स्फेरिकल, दूसरी ओवल, तीसरी राउंड, फोर्थ पॉलीगोनल और नेक्स्ट इलोंगेटेड। ये शेप होंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल होते हैं ना, मे बी हैविंग, या तो इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं होगा और होगा तो बहुत कम होगा। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और ये सेल किससे बने होंगे? सेलुलोज से। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है तो पैकिंग इनकी कैसी होगी? क्लोज, क्लोजली पैक्ड होते हैं। फंक्शन देखो इनका, 2 फंक्शन है इनके। पहला क्या है? सिक्रीशन। 3 है, सॉरी, पेरेन्काइमा सेल्स के कितने फंक्शन है? 3। बोलो, पहला सिक्रीशन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा फोटोसिंथेसिस। 3 फंक्शन क्या है? स्टोरेज, सिक्रेशन और फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में होता है। मोस्टली किस में होगा? डाइकोट प्लांट्स में। और डाइकोट प्लांट्स में भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा? एपिडर्मिस के नीचे। कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस के नीचे। अब जो कोलेनकाइमा है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं कराई थी, कि कोलेनकाइमा जो है या तो उसकी एक होमोजीनस लेयर होगी। होमोजीनस लेयर का मतलब क्या है? कि लगातार एक लेयर प्रेजेंट है। ये तो क्या होगी? होमोजीनस लेयर। या फिर क्या होगा? कोलेनकाइमा पैचेस में प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, तो कोलेनकाइमा की या तो एक होमोजीनस लेयर होगी या पैचेस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। यानी डाइकोट प्लांट्स में कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। जब पढ़ाया ना तो बताया भी था वहां, जब एनाटॉमी पढ़ाई, कि हाइपोडर्मिस में कौन से सेल थे? कोलेनकाइमा सेल थे। जब रिवाइज करोगे आज घर तब पता चलेगा। हाइपोडर्मिस में कौन से सेल? कोलेनकाइमा सेल। अब ये जो सेल्स हैं आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर। जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं ना, वो कॉर्नर से ज्यादा थिक होते हैं। क्यों होते हैं कॉर्नर से ज्यादा थिक? क्योंकि वहां पे 3 चीजें डिपॉजिट होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ज्यादा थिक कहां से होंगे? कॉर्नर से, बिकॉज इन तीनों का डिपोजिशन है उसमें। अब इनके जो सेल्स की शेप होती है वो 3 शेप दी है बस एनसीईआरटी ने, ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। क्या क्या है? ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। उसके बाद ये जो सेल हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। और ये जो सेल्स हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या एसिमिलेट कर सकते हैं? फूड एसिमिलेट कर सकते हैं। क्या एसिमिलेट कर सकते हैं? फूड। ये भी मैंने नहीं बता रखा था कि कोलेनकाइमा में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं बताया था। देखो, कोलेनकाइमा का काम है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स। जो प्लांट के पार्ट्स ग्रोइंग है, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट। और ग्रोइंग प्लांट पार्ट का मतलब क्या है? यंग स्टेम हो गया और पेटियोल ऑफ लीफ हो गया। तो यंग स्टेम को और लीफ के पेटियोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कौन? कोलेनकाइमा। उसके बाद एक नोट है, कोलेनकाइमा जो होता है वो डाइकोट में प्रेजेंट होगा। डाइकोट स्टेम में भी होगा और डाइकोट लीफ में भी होगा, पर रूट में कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। जब तुमने रूट पढ़ा था ना तो रूट में कहीं भी कोलेनकाइमा नहीं था, वहां सिर्फ पेरेन्काइमा था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के पास हमें पता है कैसे सेल होंगे? डेड सेल होंगे। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस
एब्सेंट होता है। इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। क्यों होती है बहुत थिक? क्योंकि क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है। अब ये बात समझो, सेल में क्या होता है, जैसे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बनती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल किस किस के बीच में बनेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल, उनके बीच में बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब इनको हम डेड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और प्रोटोप्लास्ट, ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, इसीलिए ये डेड है। उसके बाद इनमें पिट प्रेजेंट होती है, और पिट वो एरिया होता है जहां पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। हमने देखा इनकी सेल वॉल में लिग्निन है, जहां जहां लिग्निन नहीं होगा उस एरिया को क्या बोलेंगे? पिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिट। तो प्लेस वेयर लिग्निन और सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, दोनों तरीके से बोल सकता है कि वो जगह जहां पे या तो हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट या कहेंगे लिग्निन एब्सेंट है। ठीक है। अब स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैसे होंगे? पिटेड होंगे, क्योंकि उनमें पिट्स प्रेजेंट है। अब स्क्लेरेंकाइमा जो है ऑन द बेसिस ऑफ FOSD याद रखना है तुम्हें। क्या याद रखना है? FOSD। F मतलब फॉर्म, O मतलब ओरिजिन, S मतलब स्ट्रक्चर और D मतलब डेवलपमेंट। तो FOSD के बेसिस पे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स दो टाइप के, पहले फाइबर्स और दूसरे स्क्लेरेट्स। फाइबर्स की वॉल कैसी होगी? थिक होगी। और ये कैसे सेल होते हैं? इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड सेल्स होंगे। ठीक है। उसके बाद जनरली ये हमें ग्रुप्स में मिलते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद जो तुम्हारा स्क्लेरिड्स है, स्क्लेरिड्स की जो सेल वॉल है वो भी थिक होगी, और ये भी कैसे सेल है? डेड सेल है। ठीक है। अब सेल वॉल अगर थिक है तो ल्यूमेन कैसा होगा? नैरो ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन मतलब कैविटी। उसके बाद जो हमारे स्क्लेरिड्स है वो हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? एक तो नट्स की फ्रूट वॉल में, दूसरा फ्रूट्स के पल्प में, जैसे गवावा हो गया, पियर हो गया और सपोटा हो गया। सपोटा क्या होता है? चीकू। क्या होता है सपोटा? चीकू। तो गवावा, पियर और सपोटा, इनके पल्प में जो अंदर का गुद्दा हम खाते हैं ना, उसमें हमें मिलेंगे स्क्लेरिड्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेग्यूम्स होते हैं, जो दालें होती हैं, उनके सीड कोट में भी मिलेंगे स्क्लेरिड्स, और जो लीव्स होती है ना, टी लीव्स, चाय की पत्तियां, उनमें भी हमें मिलेंगे स्क्लेरिड्स। ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या है? कि ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। अब बस एक बार डायग्राम देख लो। ये जो बीच के स्पेस हैं, ये सेल्स के बीच का स्पेस है ना, इसीलिए स्पेस को क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होगा तो बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। और ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? पैरेन्काइमा का। नेक्स्ट देखो, ये किसका डायग्राम है? कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा में डिपोजिशन ज्यादा कहाँ पे थी? कॉर्नर्स पे ज्यादा थी। ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक है, थिकन्ड कॉर्नर्स। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। बीच की, हाँ यहाँ दिखाया हुआ है ना, हाँ ये वाला पार्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? वैक्यूल। ठीक है। और सबसे बाहर क्या होगी? सेल वॉल होगी। किसका डायग्राम है ये? नेक्स्ट तुम्हें ये स्क्लेरेंकाइमा दिखाया, ये फाइबर है और ये स्क्लेरिड है। अब फाइबर देखो पॉइंटेड है ना ऊपर से, बीच वाला पार्ट क्या होगा? ल्यूमेन। ठीक है। और सेल वॉल कैसी है इसकी? थिक। अब यहाँ पे जहां भी लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा उस पार्ट को क्या बोलेंगे? पिट बोलेंगे। बीच वाला पार्ट, ये जो खाली जगह, ये क्या होगा? ल्यूमेन होगा। और सेल वॉल यहाँ भी कैसी है? ठीक है, ये स्क्लेरिड है। ठीक है। उसके बाद एक और डायग्राम था, नहीं हो चुका वो डायग्राम, तो करा दिए थे तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम के। ये तो करा दिया था, ये तो करा दिए थे ना डायग्राम। ठीक।